नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आज दिन भर की अहम खबरें जो रहने वाली हैं उसका जिक्र करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा और शाहजहांपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। मथुरा की मांट विधानसभा में वो जनता को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी मांट को इस दौरान 201 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास कार्यों की सौगात देंगे। शाहजहांपुर में भी एक जनसभा को मुख्यमंत्री के संबोधित करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के मांट विधानसभा पहुंच रहे हैं। यहां होने वाली जनसभा के दौरान सीएम 201 करोड़ रुपए की 196 विकास योजनाओं का परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं, शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मांट के ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा भी करेंगे। इस मौके पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ का मथुरा में ये 18वां दौरा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मांट में पहली जनसभा उनकी है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी एसके शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर योगी आदित्यनाथ आए थे। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद के रूप में यहां पर आए थे। सुरेश सैनी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे मथुरा से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सुरेश, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सीएम बनने के बाद मांट विधानसभा में पहली बार जनसभा को संबोधित करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। उसके अलावा मथुरा और शाहजहांपुर, क्या कुछ खास रहने वाला है मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान? सुरेश, शायद आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है। दोबारा तकनीकी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे सहयोगी सुरेश सैनी इस वक्त मौजूद थे मथुरा में, और मथुरा और शाहजहांपुर के लिए आज महत्वपूर्ण, चूंकि सीएम बनने के बाद हालांकि मथुरा में ये 18वां दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन मांट विधानसभा में पहुंच रहे हैं। 201 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी यहां पर वो करने वाले हैं। लेकिन मांट विधानसभा में उनके सीएम बनने के बाद ये पहली जनसभा होगी। इससे पहले 2017 में तब वो आए थे जब चुनाव प्रचार चल रहा था और सांसद के तौर पर यहां पर पहुंचे थे। सुरेश सैनी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेश, क्या कुछ तैयारियां मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर मथुरा और शाहजहांपुर में? जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आज 12 बजे लगभग यहाँ आएंगे और 12 बजे के बाद वो यहाँ आकर के जिस तरह से मंच को उठाया जा रहा है वहाँ पर वह सभा भी करेंगे। और सभा के साथ साथ जो यहाँ के सरकारी योजनाओं के जो लाभान्वित लोग हैं उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र कुछ लोगों को चेक दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज पहली बार मांट विधानसभा में जो है आ रहे हैं, चूंकि भले ही मथुरा में वो इससे पहले 18 बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये मांट विधानसभा मांट का पहला दौरा है उनका। और जिस तरह से अब चुनाव सर पर है तो उसको लेकर के भी इस सभा को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो घोषणाएं जो होंगी, ये जो आज यहाँ पे लगभग 201 करोड़ रुपए की जो योजनाओं को लाभान्वितों को उनको बताया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं किसी तरह से अगर देखा जाए तो जो आगामी चुनाव है उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। चूंकि मांट विधानसभा के क्षेत्र में भी जाने का कार्यक्रम है और हमने बताया कि 201 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का भी शिलान्यास, भूमि पूजन मथुरा और शाहजहांपुर, जहां पर आज सीएम रहने वाले हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जरा इसकी समीकरणों को समझाइए कि किस तरह के समीकरण यहां पर पॉलिटिकली हैं, लिहाजा उनका यहां आना और इसके बाद जनसभा को अलग अलग संबोधित करना कितना महत्वपूर्ण इस इलाके के लिए? जी, ये बिल्कुल अगर बात करें तो मांट विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ से जो विधायक है पिछले 8 बार से वे लगातार विधायक है, श्याम सुंदर शर्मा, जो कि और अभी तक यहाँ पर जिस तरह से देखा गया कि बीजेपी का कोई विधायक शायद नहीं रहा है, क्योंकि उससे पहले उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे थे और अभी 8 बार से श्याम सुंदर शर्मा। तो एक बार लगता है कि यहाँ के भाजपा के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए ये सीट जीतना उतना आसान नहीं है। इसके साथ साथ हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति भी है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या यहाँ का जैसे कहें अगर चुनावी माहौल है या इस सभा का कितना मायने रखते हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि बताएं क्या नाम है आपका। और यहाँ की अगर बात करें तो मांट विधानसभा की तो बीजेपी के लेकर के कितनी ये कठिन सीट है
यहाँ पे परिवर्तन जरूर होगा। यहाँ पे ये जो योगी जी आ रहे हैं सभा को लेकर के क्या ये किस तरह की क्या जैसे भाजपा के लोगों को क्या उम्मीद है यहाँ से योगी जी से? योगी जी से उनके भाजपा के लोगों को पूरे मथुरा प्रदेश की उम्मीद है। चलिए सुरेश, नजर आप बना के रखिए, आगे भी जब सीएम पहुंचते हैं उसके बाद भी लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पॉलिटिकली भी देखें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा इसे चुनाव के संदर्भ में माना जा रहा है और इसी वजह से मथुरा और शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं। मांड विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे जिसकी तैयारियां यहाँ पे बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और किसान आंदोलन की बात करें। आज किसान आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि माना जा रहा है कि किसान आंदोलन जो लगभग 1 साल से चला आ रहा है वो आज खत्म हो सकता है। इसका ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद हो सकता है। बड़ा फैसला इस बैठक में हो सकता है। सरकार और किसानों के बीच कई अलग अलग मांगे थी जिसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी। 5 सदस्यीय कमेटी किसानों की तरफ से बनाई गई थी। इस बीच खबरें हैं कि कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी है, करीब सारे मुद्दों को लेकर सहमति बनी है। एमएसपी सहित कई मुद्दों पर सरकार से सहमति बनी है और इसके बाद किसानों पर दर्ज केस वापसी पर भी बातचीत लगातार जारी है। माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पर भी सहमति की स्थितियां बन रही हैं। लिहाजा किसान अपना आंदोलन आज वापस लेने का ऐलान कर सकते हैं। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। स्पर्श, किसान आंदोलन के लिए आज के दिन को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 7 तारीख को भी इससे पहले बैठक थी और उस बैठक में भी माना जा रहा था कि आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन किसान मोर्चा की तरफ से राकेश टिकैत सामने आए और उन्होंने कहा कि किसान ये आंदोलन खत्म करना है या नहीं करना है, किसान मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा ही इसके संबंध में फैसला लेगा। क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं? क्या ये माना जाए कि आज निर्णायक दिन है इस आंदोलन के खत्म करने के संदर्भ में फैसले को लेकर? देखिए, घटनाक्रम कुछ इसी प्रकार से बयां कर रहा है कि सिंगू बॉर्डर पर जो है लगभग 2 बजे के आसपास बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे पहले तमाम चीजें जो है बदलती हैं परिस्थितियां और अचानक जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ उसकी बैठक जो है दिल्ली में बुलाई जाती है। दिल्ली में बैठक जो है अब कुछ ही देर बाद शुरू होती हुई नजर आएगी। अभी तक अगर बात करते हैं तो कमेटी के एक सदस्य जो अशोक धावले हैं वो आज जो है बैठक के लिए जो है पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम सदस्य जो है बैठक के लिए पहुंचना बाकी है। ऐसे में आज जो इस बैठक का निष्कर्ष निकलेगा वो जो है सिंगू बॉर्डर पर पहुंचता हुआ नजर आएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला जो है निकलता हुआ सामने आएगा कि आंदोलन अब आगे किस रुख में जो है देखने को मिलेगा। क्या आंदोलन खत्म होगा या फिर आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता नजर आएगा। लेकिन कल हमने देखा किस तरीके से किसान नेताओं के जो बयान थे वो निकलकर सामने आए। आम सहमति बनाने की जो कोशिशें हैं वो होती हुई नजर आई। सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अब एमएसपी नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा जो मुकदमे हैं वो कहीं ना कहीं जो है एटलीस्ट मुझे समझ आ रहा है मुकदमे वापस किस तरीके से होंगे उसको लेकर जो है सरकार के साथ बातचीत जो है लगातार जो किसान नेता है उनकी अंदरूनी तौर पर भी जो है चलती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में जब ये दिल्ली में बैठक बुलाई गई है 5 सदस्यीय कमेटी की, तो इसमें यह भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्या कोई केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है इस बैठक में शिरकत करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज जो आम सहमति है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे मुकदमों की वापसी की बात हो या फिर मुआवजा देने की बात हो या एमएसपी पर जिस तरीके से कमेटी में जो है तमाम किसान नेताओं को जाना है वो, क्योंकि ज्यादातर जत्थेबंदियां ये चाहती है कि अब जो है वापसी जो है कहीं ना कहीं इस आंदोलन की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा 3 कृषि कानून रद्द होने को लेकर था वो जो है बहुत पहले ही जो है रद्द हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका ऐलान कर चुके हैं। तो ऐसे में अब जो कुछ जो अन्य 5 पॉइंट्स रह गए थे उस पर जो है आम सहमति बनाने की कोशिश जो है वो लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उसमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी, स्पष्ट नजर बना के रखिएगा, चूंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और कई अलग अलग मुद्दे थे जो किसानों की तरफ से रखे गए थे। 3 कानून वो तो वापस हो चुके हैं, उसके अलावा एमएसपी समेत कई और मुद्दे थे जिसको लेकर खबरें निकल के आ रही हैं कि सरकार और वार्ताकारों के बीच में सहमति बनती नजर आ रही है। लिहाजा ये आंदोलन आज खत्म हो सकता है, इस तरह के संकेत निकल के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस पूरी तरह से बैठक के खत्म होने के और ऐलान होने का इंतजार करना होगा। तब तक स्पर्श आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसान आंदोलन के संदर्भ में आज महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं आज ये आंदोलन खत्म हो सकता है। आगे बढ़े, बात लखनऊ की, जहां आज यूपी की महिलाओं के लिए बेहद खास ये दिन रह सकता है, क्योंकि आज कांग्रेस महिलाओं को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, जिसमें प्रियंका गांधी के 40% आरक्षण से लेकर फ्री स्कूटी वाले प्लान को तो देखा ही जा रहा है। साथ ही प्रियंका गांधी आज पार्टी का पहला घोषणा पत्र जारी करेंगी। कांग्रेस ने इसका नाम शक्ति विधान रखा है।
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा पहले ही कर रखी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने महिलाओं के लिए फ्री में स्कूटी और स्मार्टफोन के अलावा कई और वादे भी किए हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए घोषणा पत्र को जारी करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस एक दूसरा घोषणा पत्र भी जारी करेगी जिसमें बाकी के प्रदेश के लिए वादों की लिस्ट होगी। तो कुल मिलाकर आज का जो ये घोषणा पत्र है ये महिलाओं पर ही केंद्रित रह सकता है। यही वजह है कि इस घोषणा पत्र को विशेष रूप से शक्ति विधान नाम दिया गया है। अभी आपको पता चल जाएगा, मैं सारी नीतियां अभी आपको बता दूं तो क्या फायदा। कुछ मैम कुछ जरूरी चीजें बता दीजिए मैम तैयारी को लेकर के। तैयारी हम हर स्तर पर कर रहे हैं, संगठन के स्तर पर कर रहे हैं, हम विधानसभा स्तर पर भी कर रहे हैं जी, तो चल रही है तैयारी। अखिलेश यादव ने कहा है कांग्रेस का परफॉर्मेंस 0 रहेगा 2022 में, क्या कहेंगे मैम? देखा जाएगा क्या होगा। मैम क्या घोषणा पत्र मैम कल जारी होने वाला है? मैम घोषणा पत्र क्या जारी करेंगी मैम? घोषणा पत्र जारी करेंगी महिला का एक अलग से महिला का घोषणा पत्र महिलाओं के लिए जो करना चाहते हैं जी, तो खास एक अलग घोषणा पत्र उसको हम कल जारी। मैं प्रियंका गांधी के उस आवास में खड़ा हूं जो लखनऊ में शीला कौल का आवास है। यहाँ पे प्रियंका मौजूद रहती हैं और जितनी रणनीति है, जितना भी बंदोबस्त है कांग्रेस का, ये यहाँ इसी आवास से बना रही है। ये आवास है, दिखाता हूं मैं किस तरीके से यहाँ पे जानता हूं, यहाँ पे सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। लेकिन आज बहुत अहम मुद्दा है जो कि प्रियंका गांधी आज जारी करेंगी घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र महिलाओं के लिए होगा। जाहिर सी बात है, महिलाओं को 40% टिकट में आरक्षण और 40% नौकरी में आरक्षण, इस प्रकार के तमाम आरक्षण दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो युवा छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने की बात उन्होंने कही है और इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है उसको भी बढ़ा करके 1000 रुपए करने की घोषणा करने की संभावना है। इस प्रकार जो घोषणा पत्र होगा इस बार चुनाव में वो तमाम अहम मुद्दों से परिपूरित होगा और जो आधी दुनिया कही जाती है महिलाओं को उसको समेटने की कोशिश की गई है। और इसमें मैं आप बता दूं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने यहाँ पर माहौल बनाया हुआ है वो कांग्रेस को एक संजीवनी के रूप में है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल कैमकुर, लखनऊ। तो ये तो तय है कि कांग्रेस इस चुनाव के लिए अपने 2 घोषणा पत्र जारी करेगी जिसमें से एक आज होगा, शक्ति विधान नाम दिया गया है, महिलाओं पर केंद्रित रहेगा। और अगला घोषणा पत्र पूरे प्रदेश के संदर्भ में अलग अलग योजनाओं में जो भी वादे कांग्रेस को करने हैं उसके संदर्भ में रहेगा। लिहाजा आज का दिन महत्वपूर्ण। इधर आगे राजधानी लखनऊ की बात करें जहां पर एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी गई है और क्रिसमस नए साल के मौके के साथ साथ प्रवेश परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला कल ही ले लिया था और कल भी इससे संबंधित आपको खबर हमने दिखाई थी। फिलहाल अगले 30 दिनों के लिए इसे लागू किया गया है। फिलहाल कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 7 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक ये लागू रहेगा। प्रशासन ने यह फैसला किसान संगठनों और अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों के चलते लिया है। आदेश के मुताबिक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्मस्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। बंद स्थानों पर एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगेगी। वहीं किसी तरह की इमरजेंसी होने पर पूर्व परमिशन पर आवाजाही में छूट दी जाएगी। प्रशासन ने इस दौरान आम जन से सहयोग की अपील भी की है। फिर गाजीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक प्राथमिक विद्यालय के शौचालय के दरवाजे पर लगे छत का बारजा यानी छज्जा गिरने से 5 साल के एक बच्चे की उसके नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विद्यालय में दोपहर भोजन के बाद बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तभी एक बच्चा शौचालय के दरवाजे पर लगे छज्जे पर लटकने लगा। छज्जा कमजोर होने के कारण लड़के के ऊपर गिर पड़ा, जिससे में दबकर इस बच्चे की मौत हो गई। घटना गाजीपुर के बहरियाबाद थाना के प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर बगही की बताई जा रही है। 5 साल का बच्चा जो दोपहर में 12 से 12:30 के बीच में, जबकि प्राइमरी स्कूल में इंटरवल होता है और बच्चे उस समय अपना लंच ले रहे होते हैं या फिर खेल कूद कर रहे होते हैं बाहर फील्ड में, तो उसी दौरान वो बच्चा भी आया और बाउंड्री के बाहर, चूंकि अस्थायी तौर पर वैसे ही बनाया गया होगा 15 साल पहले,
और फिर वो छज्जा सहित गिर गया नीचे। और बाद में प्रधानाध्यापक को जब जानकारी मिली तुरंत दौड़े आए, वो स्कूल में ही थे और वो लेकर के गए हॉस्पिटल, लेकिन तब तक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सोनभद्र जिले में मामूली विवाद में बेहद शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां एक रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दबंगों ने एक महिला को नहाते समय अगवा कर लिया और पूरे गांव में इसी अर्धनग्न अवस्था में घुमाते रहे, बुरी तरह से पीटा भी किया गया। ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, 4 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। तो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र के गांव की महिला मानसिक रूप से कुछ बीमार है। उसने गांव के एक व्यक्ति के पुआल में आग लगा दी थी। इससे पूरा पुआल जल गया और इसकी जानकारी होने पर पुआल का मालिक अपने साथियों के साथ महिला को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो गांव के बाहर नदी किनारे पहुंचा, जहां महिला के नहाते समय उसे अगवा कर लिया गया और अपने साथियों के साथ पीटते हुए गांव में ले गए। गांव में भी पीटते हुए घुमाया गया और इस वक्त महिला अर्धनग्न अवस्था में थी। बेहद आपत्तिजनक ये घटनाक्रम निकल के सामने आया। घटना की जानकारी एसपी को हुई तो उन्होंने रायपुर थाना प्रभारी को फौरन कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। अभी तक 4 आरोपियों का नाम सामने आया है, जिसमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद भी कुख्यात विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे के कोर्ट में समर्पण न करने पर उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया। रिचा ने अपने ऊपर दर्ज धोखाधड़ी के मामले में के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के भीतर कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे, लेकिन रिचा दुबे मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते में हाजिर होने के आदेश के बाद उसके आने की उम्मीद थी। कोर्ट ने मामले में जमानती वारंट जारी कर सुनवाई की अगली तिथि 13 दिसंबर तय की है। उत्तराखंड की बात करें। उत्तराखंड में सचिवालय संघ की हड़ताल एक महत्वपूर्ण खबर के रूप में सामने आई। इसको लेकर सरकार ने अपना रुख काफी कड़ा कर लिया है। हड़ताल कर्मचारियों का वेतन काटने का फरमान जारी किया गया है। सभी प्रमुख सचिवों और सचिव को हाजिर रहने का निर्देश जारी किया गया है और अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो उनका वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। हड़ताली कर्मचारियों अधिकारियों की सचिवालय में नो एंट्री होगी। सीएम के ऐलान के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सचिवालय संघ ने बीते दिन भी शासन के 4 सीनियर अधिकारियों पर अपमान करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है। सचिवालय संघ ने सभी कक्षों से व्यापारियों को हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया हुआ है और साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री को गलत जानकारी देने का काम 4 सीनियर अधिकारियों ने किया है। संघ के साथ सभी मांगों का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाने का वादा किया गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ, जिसके बाद सचिवालय संघ ने हड़ताल का फैसला किया। बहरहाल सचिवालय संघ के कर्मचारी अधिकारी जो है वो हड़ताल पर अड़े हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच सरकार ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। अजीत कांबोज हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत, सचिवालय संघ के इन कर्मचारियों की हड़ताल, पहली बात तो ये दर्शकों की जानकारी के लिए कि जो लगातार इनकी अलग अलग मांगे थी या नाराजगी थी जिसको लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं, उसके संदर्भ में भी। दूसरी बात ये कि इस हड़ताल को लेकर सरकार ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। अमोबेश, इस तरह से ये माना जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद ये कड़े फैसले के रूप में इसे लिखा जा रहा है। ओवरऑल बताइएगा अजीत। बिल्कुल, जिस तरह से 2 दिन पहले का ये पूरा घटनाक्रम था जब सचिवालय संघ ने एक अभिनंदन समारोह किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, और उसमें तमाम तरह की मांगों का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 3 से 4 घोषणाएं मांग जो सीधे तौर पर अभिनंदन समारोह का मंच था वहीं से की थी। और कर्मचारियों को एक उम्मीद थी कि देर शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में जो उनकी लंबित मांगे हैं उन पर भी निर्णय हो जाएगा, जिसकी जानकारी खुद विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी तरफ से सचिवालय संघ को दी गई थी। लेकिन देर शाम को कैबिनेट बैठक में जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो तत्काल बाद ही राज्य सचिवालय संघ ने सीधे तौर पर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था। और कल सुबह 10 बजे सचिवालय खुलने के साथ एक हड़ताल की जो कॉल थी वो भी सामने आ गई और तमाम जो सचिवालय संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी है, उसमें अध्यक्ष है, महासचिव है, इन सभी ने जो भी कर्मचारी सचिवालय में प्रवेश कर रहे थे उन सभी को हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया और जमकर नारेबाजी करते हुए सीधे तौर पर 4 अधिकारियों को इसमें शामिल होने का आरोप लगाया कि इन 4 ही अधिकारियों की वजह से उनकी जो मांगे हैं वो लंबित है और मुख्यमंत्री उनका संज्ञान नहीं ले पाए। और सीधे तौर पर जब कल से हड़ताल
हड़ताल शुरू हो गई है राज्य सचिवालय में, तो सभी जरूरी कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। चुनावी साल है और कुछ ही समय बाद प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी होनी है, तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्य किए जा सके और शासनादेश जारी हो सके। लेकिन शासनादेश शासन से जारी होते और शासन में अगर हड़ताल होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट पूरे प्रदेश पर पड़ना तय माना जा रहा है। इसको देखते हुए देर रात मुख्य सचिव SS संधू ने एक बड़ा आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं। सीधे तौर पर ये उन अधिकारी कर्मचारियों के लिए है जो आज हड़ताल पर शामिल हैं और पूरे राज्य सचिवालय में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है कि कोई भी अगर अधिकारी कर्मचारी सचिवालय में प्रवेश करता है तो उसको काम करना होगा। सचिवालय के भीतर किसी भी प्रकार की जो हड़ताल है उसको पूरी तरह से निषिद्ध यहाँ पर कर दिया गया है और कोई भी कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाता है तो उसका सीधे तौर पर वेतन काटा जाएगा। और अगर वो हड़ताल से वापिस आते हैं और सीधे तौर पर EL या CL की वो व्यवस्था करने की बात करते हैं तो वो भी उनकी मानी नहीं जाएगी। सीधे उनकी CR में भी इसका उल्लेख किया जाएगा कि ये हड़ताल पर है और इन्होंने सरकारी कार्य में व्यवधान डाला है। तो तमाम तरह के पक्ष विपक्ष के यहाँ पर अब चीजें चलने लगी हैं। सचिवालय संघ की तरफ से हालांकि अभी किसी भी तरह का कोई बयान या कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उनका आगे रुख क्या रहेगा, लेकिन शासन की तरफ से मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए यहाँ पर एक शासनादेश जारी कर दिया है। जी अजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर हमारे सहयोगी ने जिस तरह से डिटेल में जानकारी दी कि सचिवालय संघ के कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। 4 सीनियर अधिकारियों पर आरोप कि उनकी मांगों को सही तरीके से CM के सामने नहीं रखा गया और इसके बाद हड़ताल का ऐलान। हालांकि सरकार की तरफ से भी, शासन की तरफ से भी अपना रुख कड़ा कर दिया गया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं। अब देखना है कि सचिवालय संघ इसके ऊपर क्या राय रखता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार वाहनों को रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि यह वाहन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने का काम करेंगे। वहीं CM धामी 11 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए भी रवाना होंगे, जहां राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद CM दुग्ध विकास विभाग की ओर से आयोजित दुग्ध उत्पादकों के दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचेंगे। इसके बाद BJP प्रदेश कार्यालय में होने वाली बैठकों में भी वो हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए हैं उसकी सभी को जानकारी हो और राज्य सरकार की योजना चल रही है उनसे लाभ लें, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लें। इसलिए आज से ये रथ लोगों के बीच में LED वैन के रूप में जाएंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है।